हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हाँ जी, तो अपने एनिमल हस्बेंड्री की थर्ड क्लास लेके आपके सामने है और अपने पीछे रूमिनेट, नॉन रूमिनेट, स्यूडो रूमिनेट, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं, बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी अपने कलेक्ट कर चुके हैं। तो हाँ जी, तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं रूमिनेट का ही एग्जाम्पल, जिसमें लार्ज रूमिनेट का पहला है काऊ। ठीक है, हाँ जी, सुनते जाइए। सबसे पहले अगर अपने पढ़ रहे हैं काऊ, तो काऊ एक कैसा एनिमल है ना। सबसे पहली बात अपने को देखना है कि काऊ एक कैसा एनिमल है, रूमिनेट एनिमल है। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रूमिनेट का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रूमिनेट का मतलब क्या है। मैंने पहले बता चुका हूँ, पीछे की क्लासें अगर आप देखोगे तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर शब्द, ठीक है, रोमांथिक पशु बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? रोमांटिक पशु बोला जाता है ना। तो बता चुके हैं कि रोमांटिक पशु क्या होते हैं, एग्जाम्पल और उसकी पूरी स्ट्रक्चर भी अपने डिसाइड कर चुके हैं कि क्या क्या चीजें उसके अंदर क्लियर होती है ना। और अब देखो भी, रूमिनेट एनिमल है काऊ। अब बात आती है कि मैंने ये भी बताया था, अगर अपने टोटल दांत देखें, क्योंकि यार पीछे अपना अगर आपने देखा होगा तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आपसे पूछ रखा है, टोटल नंबर ऑफ टीथ इन द कैमल। पीछे का अगर प्रीवियस ईयर के आप पेपर देखोगे सुपरवाइजर, उसमें क्लियर कर रखा है कि टोटल नंबर ऑफ टीथ भी पूछ रखे हैं। तो आपको छोटी छोटी बातों को बार बार रिपीट करते रहना है ना। तो इसके अंदर अगर बात करें कि टोटल अगर अपने दांत देखें इसके अंदर, है ना, तो कितने होते हैं अभी? 32। आप सभी का याद रखना, जितने भी रूमिनेट, है ना, जितने भी रूमिनेट है उन सब में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। वो भी कौन से? स्थाई। स्थाई का मतलब परमानेंट, जो एक बार आगे और टूटने के बाद दोबारा से नहीं आते। एक ही बार आएंगे लाइफ में, अगर टूट गए तो दोबारा से नहीं आएंगे। टूट के दोबारा आ रहे तो मतलब वो कौन से होते हैं? अस्थाई, या फिर अपने कह सकते हैं टेम्परेरी, जो 20 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। भी सुनो, देखिए आपने देखा था काऊ के बारे में, तो आगे चीजें देखते हैं। छोटी मोटी बातें आती है, फिर आगे और डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन पे, क्योंकि इस पे रिलेटेड पिछली बार सुपरवाइजर में क्वेश्चन आ चुका है, यानी टोटल जनसंख्या कितनी है, क्या कुछ, है ना। तो अपने बात करते हैं पशु जनगणना की। पशु, देखो भी, पशु जनगणना का मतलब ये नहीं है कि अपने पूरी जनगणना की बात करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे, अपने टोटल प्रोडक्शन की बात, टोटल एनिमल की बात करेंगे, परंतु अपने साथ के साथ जब पढ़ रहे हैं तो एक बार देखो, एक साथ के साथ हो गया, एक बार एक टेबल में हो गया, स्पेशली इसके बारे में पढ़ लिया, तो 3 से 4 बार रिपीट होगा तो चीजें अपने को ज्यादा याद रहेगी ना। पशु जनगणना की बात करें तो अभी कौन सी जनगणना हुई है पीछे? 20th सेंसस हुआ है ना। कौन सा? 20, यानी 20वीं जनगणना भारत में करी गई है। और अगर देखो, सबसे पहली आपसे पूछी जाए, पहली जनगणना भारत के अंदर कब स्टार्ट हुई थी? 1919 के अंदर। और अगर आपने देखो, आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आपने जीके भी पढ़ रहे हो, 1919 के आसपास की बात है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना। तो 1919 में पहली भारत के अंदर जनगणना शुरू की गई थी, और 5 वर्ष के अंतराल में, 5 वर्ष के अंतराल के अंदर क्या की जाती है? जनगणना की जाती है। यानी 5 साल के, देखो ह्यूमन की बात करें, मनुष्य की बात करें तो हर 10 साल के बाद की जाती है। और अगर अपने बात करें किसकी? पशुओं की, हर 5 साल के अंतराल में, है ना, 5 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। 1919 में पहली हुई थी, और अब कितने चल रहा है? 2019, यानी अब तो 2023 चल रहा है, परंतु लास्ट जो डेटा आया था वो कब आया था? देखो भी, लास्ट डेटा 2019 के अंदर आया था। अगर अपने देखें, यहां से यहां तक का जो बीच का सफर है या फिर अंतर है वो कितना है? 100। और कितने टाइम बाद, देखो, है ना, कितने टाइम बाद? हर 5 साल के अंतराल में होती है। तब इसको डिवाइड करोगे तो 20 था ना। तो ये कौन सी जनगणना होगी? 20वीं जनगणना होगी। 2 बातें याद रखनी है। पहली कब स्टार्ट हुई थी? 1919 में। हर 5 वर्ष के अंतराल में यह जनगणना की जाती है, पशु जनगणना की जब बात आती है। और पहली कब करी थी? 1919 में। और अभी कौन सी चल रही है? 20वीं। कैसे आप याद रख सकते हो? तरीका भी बता दिया। 1919 में पहली थी, और 2019 के अंदर दूसरी अपने लास्ट वाली अभी जो प्रेजेंट के अंदर हुई थी, उन दोनों के बीच का अंतराल 100 है। हर 5 वर्ष में अंदर की जाती है। तो अगर उसको डिवाइड करके देखें तो कौन सी आ रही है? 20वीं जनगणना आ रही है। ठीक है भाई। हाँ जी, अब देखोगे 20वीं जनगणना के अंदर क्या कुछ है। अब अपने सिर्फ ओनली काऊ को लेके चलना है। तो काऊ को टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं ना। तो देखो भाई, हाँ जी,
अगर टोटल काऊ पॉपुलेशन की बात करें, है ना, अब अपने बात करें कि इंडिया के अंदर टोटल काऊ पॉपुलेशन की अगर अपने बात करें तो टोटल अगर अपने देखें काऊ पॉपुलेशन कितनी है, 5 मिलियन। देखो ये डेटा आपको याद होना चाहिए, जो भी चीजें मैं आपके सामने क्लियर करूं उनको आपको अच्छे से देखते जाना है ना, कि टोटल अगर अपने देखें भी टोटल काऊ पॉपुलेशन इंडिया के अंदर कितनी है ना, भारत के अंदर 20वीं जनगणना के अनुसार अब तक टोटल गाय कितनी पाई जाती है, 192.5 मिलियन। ठीक है, और अगर अपने सबसे ज्यादा बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तब सॉरी, है ना, सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती है, वेस्ट बंगाल के अंदर। सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के अंदर कितनी, 19 मिलियन। ठीक है, कई बार सेकंड पूछ लिया जाता है, सेकंड स्थान पे कौन सा आ जाता है, तो सेकंड स्थान पे 18 मिलियन। किसकी है 18 मिलियन, तो 18 मिलियन पाई जाती है यूपी के अंदर। और अगर अपने बात करें, क्योंकि अपना पेपर राजस्थान का अभी, तो राजस्थान 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। राजस्थान की रैंक कौन सी है, 6ठी रैंक है ना। टोटल अगर काऊ पॉपुलेशन में देखें तो राजस्थान की 6ठी रैंक है, और राजस्थान में कुल कितनी गाय पाई जाती है, 13.9 मिलियन गाय पाई जाती है। कितनी है, 13.9 मिलियन। जैसे पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन बकरियों की या गॉट की पाई जाती है उसमें उनकी रैंक कौन सी है ना, सॉरी भारत की विश्व के अंदर रैंक कौन सी, ये पूछा गया तो वो सेकंड होती है ना। तो वो सेम ही बात है कि गाय के अंदर भी कौन सी रैंक होती है, सेकंड। कहां पे, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व में कुल गाय की जनसंख्या की बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा, किसकी, गायों की कुल संख्या के अंदर। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे देखने को मिली, बड़ी कोमल है, अपने देखा था कि गाय के अंदर भी भारत का दूसरा स्थान है और बकरियों के अंदर भी दूसरा स्थान है। अब एक चीज और मिलती जुलती बताऊंगा मैंने, एक नहीं 2 चीजें आपको मिलती जुलती बताऊंगा। सबसे पहली बात आती है क्रोमोसोम नंबर की। आपने देखा होगा गुणसूत्र संख्या, और इसका एक और चीज बताते हैं, आप ध्यान दीजिए बस, गुणसूत्र संख्या। अब आप गुणसूत्र संख्या की जब बात करोगे तो गुणसूत्र संख्या अगर काऊ के अंदर कितनी होती है, अभी 60, और गोट के अंदर भी कितनी होती है, 60 होती है। तो आप इस बार का जेएटी का, है ना, इस बार का जेएटी 2023 का पेपर उठा के देखना, वहां को आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता काऊ और गॉट सिमिलर है, बट बहुत सारे आपको फैक्ट ऐसे भी मिल जाते हैं। या एनडीआरआई पीएचडी के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था ना, एनडीआरआई पीएचडी के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ऐसे 2 एनिमल के नाम बताओ जिनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। ठीक है, तो आपसे ऐसी चीजें भी पूछी जा सकती है। अगर अपने काऊ के बारे में देखना है तो टोटल पॉपुलेशन गाय की 192.5 मिलियन है, वैसे 49 है, तो वैसे भी अपना वो 5 के आसपास ही पहुंचता है। भारत की वर्ल्ड के अंदर कौन सी रैंक है, सेकंड, है ना। ये क्वेश्चन पॉपुलेशन से रिलेटेड पिछली बार सुपरवाइजर के अंदर पूछा गया है, वो गोट का पूछा गया है, इस बार किसी का पूछा ना है, किसी का भी पूछे, अपने हर स्थिति के लिए क्या रहना है, तैयार रहना है ना। अब देखो भी यहाँ पे अपन बात करें कि सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पे पाई जाती है गाय, 19 मिलियन कहाँ पाई जाती है, 19 मिलियन टोटल कहाँ पे पाई जाती है अभी, वेस्ट बंगाल में। रैंक इंडिया के अंदर किसी स्टेट की फर्स्ट रैंक है तो उसका नाम है वेस्ट बंगाल, 19 मिलियन, है ना। और दूसरी बात करें सेकंड रैंक के कौन सा, यूपी है, जिसकी में कितनी है, 18 मिलियन गाय पाई जाती है। अगर क्योंकि अपना पेपर राजस्थान का है तो राजस्थान 6ठे नंबर पे है, और राजस्थान में गायों की संख्या कितनी, 13.9। पहले पिछली जनगणना में कौन सा था, राजस्थान के उदयपुर टॉप पे था, अब कौन सा जा रहा है, बीकानेर जिला सबसे ज्यादा गायों की संख्या में ऊपरी स्थान पर है या फर्स्ट रैंक पर है ना। ठीक है, ये तो छोटी मोटी बातें रही उसकी पॉपुलेशन से रिलेटेड। अब अपने बात करें कि जो टोटल मिल्क हो रहा है वो लगभग कितना मिलियन टन हो रहा है। ठीक है, टोटल इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन 210 मिलियन टन है, जिसमें से अगर अपने बात करें तो काऊ का कंट्रीब्यूशन आपसे पूछ लिया जाए भी भारत के अंदर जो कुल दूध उत्पादन होता है ना, आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर कुल दूध उत्पादन कितना होता है और उसमें गाय कितना योगदान देती है, तो गाय भैया योगदान देती है लगभग 43 से लेके 45%।
ठीक है। टोटल मिल्क प्रोडक्शन के अंदर, इंडिया की टोटल मिल्क प्रोडक्शन के अंदर 43 से 45 यानी 43 से 45% योगदान किसका है? गाय का है। एक ये भी क्वेश्चन आप देख लेना, एओ 2020-21 के अंदर जो पेपर हुआ था, एओ का एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो पेपर होता है एओ, दो अपने एमएससी के बाद जो पेपर दिया जाता, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के कुल दूध उत्पादन में सबसे ज्यादा अगर किसी पशु का योगदान है तो वो कौन सा है? वो है बुफेलो, जो 50 से लेके 55% तक टोटल मिल्क प्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूशन करती है। ठीक है भाई, ये बातें आपको छोटी छोटी याद रखनी है, क्योंकि साथ के साथ देखो भी क्या चीज होती है कि अगर आप डेटा को आप साथ के साथ रीड करते हैं तो बहुत ईजी है, और अगर आप मिक्स करके करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो देखो भाई साथ के साथ चीजें रहेगी। देखो यहाँ डेटा पढ़ा है, अलग से डेटा पढ़ा, 3-4 जगह अगर आप डेटा पढ़ रहे हो तो वास्तव में आपका माइंड सेट बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, अपने लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। हाँ जी भी, आगे बढ़ते हैं। अब अपने सुचारू रूप से काऊ को पढ़ते हैं। भी काऊ जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले काऊ कितने टाइप्स की होती है ना। तो काऊ कितने टाइप की? भी 2 टाइप्स की है। ठीक है भाई, काऊ कितने टाइप की है? 2 टाइप की है। पहले देखो तो कौन सी है? इंडियन या जिसे बोला जाता है देसी या भारतीय गाय, है ना। ये तो कॉमन सी बात है। अब आ जाती है एग्जोटिक या विदेशी गाय, या फिर क्या बोलेंगे इसको, विदेशी गाय। कितने प्रकार की? इंडियन। अब आपको पहचान कैसे करनी है? आपके सामने 2 गाय खड़ी कर दी, बताओ ये देसी है कि विदेशी है, आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहला कॉमन फैक्टर है ना, आपने यूं करके ऐसी कोई चीज देखी होगी, इसे क्या बोला जाता है? हम्प। इसे क्या बोलते हैं? हम्प, या इसे बोला जाता है कुब्बड़। क्या बोलते हैं? कुब्बड़। जितनी भी इंडियन गाय होगी उन सब में क्या पाया जाएगा? कुब्बड़। तो इन्हें बोलेंगे कुब्बड़ वाली। क्या बोला जाता है? कुब्बड़ वाली, या फिर इन्हें बोला जाता हम्पेड काऊ। ठीक है भाई, भारतीय जितनी भी गाय है उनमें सब में कुब्बड़ पाया जाएगा। अगर जो भारतीय गाय नहीं है, जिनकी उत्पत्ति भारत से बाहर हुई है, वो नस्लें क्या कहलाती है? कुब्बड़ रहित। तो विदेशी गाय कैसी होती है? कुब्बड़ रहित। तो कभी भी विदेशी गायों के कुब्बड़ नहीं पाया जाता, अगर पाया जाता तो बहुत ही कम विकसित होता है, ऐसे से होगा वो। ठीक है, बहुत ही कम विकसित होएगा। तो कुब्बड़ रहित और कुब्बड़ सहित का अंतर देख लो। जितनी भी गायों के अंदर कुब्बड़ पाया जाएगा वो सबसे सारी की सारी भारतीय गाय होंगी, और जिनमें कुब्बड़ नहीं पाया जाएगा वो सारी की सारी कौन सी होगी? विदेशी गाय होगी ना। भारतीय गाय का मतलब जिनकी उत्पत्ति भारत से हुई है वो सारी भारतीय गाय हैं, और जिनकी उत्पत्ति विदेश से हुई है वो सारी की सारी विदेशी या भारत से बाहर हुई थे जो ठीक काऊ है ना। अब आगे बात सुनो, देखो क्वेश्चन कहां से बनता है ना। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय गाय को और किस नाम से जाना जाता है? जिब्बू गाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको कहां पे जिब्बू गाय कहते हैं? यूरोपियन देशों में। भारतीय गाय को यूरोपियन देशों में किस नाम से जाना जाता है? अगर आपसे ये बात कोई पूछ ले तो आपको बताना है कि भारतीय गाय को जितने भी यूरोपियन देश हैं, क्योंकि भारत एशियन देश है ना, जितने भी यूरोपियन देश है वहां पे इसको किस नाम से जाना जाता है? तो जिब्बू गाय के नाम से जाना जाता है। एक बड़ा ही फेमस नाम है जिसे अपने बोलते हैं टी कप काऊ। क्या बोला जाता है? टी कप काऊ, है ना। ये कहां पे कहा जाता है? अमेरिका के अंदर। ऐसा भी सीन क्यों है? देखो भी इसके बारे में अपने डिस्कस जरूर करेंगे। देखो भी काऊ जो होती है ना, लगभग आप विदेशी गायों की बात करेंगे तो 4000 लीटर पर लैक्टेशन से स्टार्ट करती है। भारत की एक गाय औसतन कितना दूध देती है? अगर आपने औसतन देखे थे 1600 लीटर। आपको एनसीईआरटी की बुक में लाइन लिखी मिल जाएगी कि भारत की जो गाय है, यानी भारतीय गाय, वो औसतन एक म्याद काल में 1600 लीटर। तो यानी इंडियन काऊ का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है बहुत लो होता है एज कंपेयर टू विदेशी गाय या फिर एक्जोटिक काऊ, है ना। और इस आधार पे वो लोग क्या कहते हैं अमेरिका वाले कि इंडियन काऊ इतना कम मिल्क प्रोडक्शन करती है जिससे एक कप चाय बन सकती है, इसलिए भारतीय गाय को टी कप काऊ कहां पे कहा जाता है? अमेरिका के अंदर कहा जाता है। ठीक है भाई, अब देखो आगे बात सुनो। अब
चाहे आपसे पूछ ले इंडियन काऊ, चाहे आपसे पूछ ले कुब्बड़ वाली, चाहे आपसे पूछ ले जिब्बू काऊ, या फिर आपसे पूछ ले जाए टी कप काऊ, चाहे कुछ भी आपको इन चारों में से नाम दे दे और आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि क्वेश्चन आपके दरमियान या आपके सामने ये है कि आपने इनका साइंटिफिक नेम बताना है, तो कुछ भी हो जाए नाम आपको चेंज नहीं करना है, साइंटिफिक नेम कभी चेंज नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा सबका मालिक एक है, उसी प्रकार आप देखोगे इन चारों का नाम एक ही होगा, जैसे अपने वैज्ञानिक नाम कहा जाता है या जूलॉजिकल नाम कहते हैं, है ना, और साइंटिफिक नेम भी उसे कहा जाता है, वह बॉस इंडिकस। क्या नाम है उसका? बॉस इंडिकस। ठीक है, बॉस इंडिकस इसका नाम है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी जानी चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सोटिक काऊ का कोई नेम नहीं होता, ओनली कुब्बड़ रहित कहा जाता है। आज से पूछा जाता है कुब्बड़ रहित काऊ का नाम बताइए। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? एक्सोटिक काऊ, कुब्बड़ रहित काऊ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सुनो भी, इसका वैज्ञानिक यानी ऐसा से लिख रहा हूं, साइंटिफिक नेम इसका क्या रहेगा? तो साइंटिफिक नेम इसका रहेगा बॉस टार्सस। क्या नाम रहेगा अभी? बॉस टार्सस इसका नाम रहेगा। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है, आगे अपने बढ़ते हैं। बट इतना सा याद रखना, आपको बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, 12वीं लेवल का पेपर है। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, पेपर चाहे 12वीं लेवल का, पास कैसे होएगा? पास ऐसे होगा कंटिन्यूटी, जिस एनर्जी के साथ हम आज पढ़ा रहे हैं उसी एनर्जी के साथ आपको लास्ट तक पढ़ाएगी। सुन रहे हैं ना लाल लालियों, सबको आपको पता चल रहा होगा कि जिस एनर्जी से आज पढ़ाएं तो उसको लास्ट तक एक एनर्जी से लेके चलेंगे, और जैसे हम एनर्जी से काम कर रहे हैं वैसे आपको एनर्जी से काम करना है, तो परिणाम 100% आएगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, देखो छोटी छोटी बातें और डिस्कस करते हैं। काऊ के बारे में कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। देखो भी, काऊ को मिल्क के लिए पालते हैं। काऊ को किसके लिए पाला जाता है? मिल्क यानी दूध के लिए। तो मैंने बता ही दिया कि लगभग 43 से लेके 45% क्या है इसका योगदान है, किसमें? कुल दूध उत्पादन में। ठीक है भाई, कुल दूध उत्पादन में इसका लगा इतना योगदान है। दूसरी, अगर आप मीट की बात करते हो तो आपसे पूछा जाएगा काऊ का मीट या मांस क्या कहलाता है? तो काऊ का मांस कहलाता है बीफ। यहां पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कि सर्वोत्तम नस्ल बताओ। सर्वोत्तम नस्ल किसके लिए? फॉर बीफ प्रोडक्शन, बीफ उत्पादन के लिए। भी गाय की ऐसी नस्ल जो सबसे ज्यादा क्या करती है, सबसे अच्छी क्वालिटी का बीफ उत्पादन करती है, उसका नाम है गिर। जो भारतीय नस्ल है उसे लगभग 1880 के अंदर कहां भेजा गया था? ब्राजील में। यह क्वेश्चन पूछा गया, भारत की ऐसी कौन सी ब्रीड है जिसे मीट प्रोडक्शन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए 1880 में ब्राजील एक्सपोर्ट किया गया था या भेजा गया था, आयात किया गया था। उस ब्रीड का नाम क्या है? गिर, जो काठियावाड़ गुजरात की है। ठीक है, तो मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी। कई बार मांस किसका काम लेते हैं? मांस किसका? बछड़े का। तो बछड़े का मांस क्या कहलाता था? आपको देखना, बछड़े का मांस, है ना। तो ये क्या कहलाता है अभी? व्हील कहलाता है। इतना सा इस बात को आप जरूर याद रखिएगा कि गाय का मांस बीफ कहलाता है, जबकि बछड़े का मांस क्या कहलाता है? बीफ कहलाता है ना। एक बात और सुनना, बछड़े के अमाशय से, इसके अमाशय से जब ये बहुत छोटा होता है तो एक पदार्थ क्या किया जाता है? निकाला जाता है या प्राप्त किया, जिसे बोलते हैं रेनेट। रेनेट, है ना। और ये क्या काम आता है? पनीर बनाने के काम आता है। ठीक है, लगभग 250 ग्राम रेनेट डाला जाता है 100 लीटर दूध के अंदर। ठीक है,
जब आप पनीर का फॉर्मेशन कर रहे हो, जब आप पनीर बना रहे हो। 2 मिनट है ना। हाँ भी, ऑडियो वीडियो सब विजिबल है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजीली समझा रहा है सब चीजें। जब आप क्या कर रहे हो, रेनेट चूरन सॉरी पनीर बना रहे हो, तो पनीर में आप देखोगे बार थक्का सा जम जाता है, बढ़िया पीस बन जाते हैं ना। तो वो बनने का कारण क्या है, उसका सबसे अच्छा या सबसे इफेक्टिव रीजन होता है कि उसमें क्या डाला जाता है, रेनेट डाला जाता है। लगभग 250 ग्राम रेनेट डालते हैं, कितने, 100 लीटर मिल्क के अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो ये और बातें, इससे आगे भी अपने सर बहुत सारी बातें सुनते जाना भाई। अब देखो, एक होता है ब्यांत काल। क्या होता है ब्यांत काल। एक होता है गर्भ काल। सुनना सब चीजों को ना, ब्यांत काल, गर्भ काल, और इसके अलावा एक होता है दूध काल, और एक होता है शुष्क काल। बहुत सारे लोग इनमें क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। बहुत बड़े कोई क्वेश्चन नहीं आते भी, बस ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, बस समझाने चाहिए क्या होता है। शुष्क काल, ये आपको 4 चीजों के बारे में देखना है। ब्यांत काल क्या होता है, यानी ये गाय के अंदर होता है 12 माह का, और भैंस में होता है 15 माह का। और केवल ईयर में पूछ ले तो उसके 1.5 कर देना, और इसका लगभग 1.25 हो गया, और इसका कितना हो गया, 1 साल हो जाता है ना। और गर्भकाल गाय के अंदर आपको पता ही है 280 से लेके 282 दिन का होता है। दूध काल कितने दिन का होता है, लगभग 305 से लेके 310 दिन का होता है। ठीक है, और शुष्क काल कितने दिन का होता है, 60 डेज का होता है। अब देखो भी होती क्या चीज, गाय प्रेग्नेंट होगी, बच्चे ने क्या किया, अंदर पलना शुरू किया। एक गाय के अंदर बच्चे को पलने में, या फिर गाय के पेट के अंदर बच्चे को पलने में जितना टाइम लगता है, उसे क्या बोला जाता है, गर्भकाल बोलते हैं, जो कितने दिन का होता है ये। अब देखो गाय ब्याह गई, अब गाय ने क्या किया, ब्याह लिया ना, क्या कर लिया, ब्याह। गाय ने बच्चे को जन्म दे दिया है। जन्म के बाद उसने क्या स्टार्ट कर दिया, दूध देना, है ना। क्या स्टार्ट करेगी वो, मिल्किंग, यानी जिसे अपने बोलते हैं दूध। जैसे वो दूध देना शुरू करेगी, दोबारा से प्रेग्नेंट होगी, दोबारा से बच्चे को जन्म देने वाली होगी। तो यानी एक बार ब्याने के बाद दूसरे बार ब्याने से पहले जितने टाइम तक दूध देती है उसे बोला जाता है ब्यांत काल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ब्यांत काल बोला जाता है। ठीक है भाई, सॉरी 2 चीजें अपने थोड़ी सी उल्टी होगी। ब्यांत काल यानी उसे बोला जाता है दूध काल, है ना। यानी गाय एक बार ब्याह चुकी है, ब्याने के बाद वो लगातार कितने तक दूध दे रही, जब तक अपने दूध देना बंद नहीं करते, उसे बोला जाता है दूध काल, जो कितने दिन का होता है, 305 से 310 दिन का। सबसे लंबा दूध काल किसका होता है, जर्सी का। कितने दिन का, 325 दिन का, ये लगातार, है ना। और ये कारण होता है कि दूध काल का मतलब है ब्याने के बाद कितने टाइम तक दूध दे रही है, उसे बोला जाता है दूध काल। दूध कितने दिन का होता है, 305 से 310 दिन का ना। अब क्या, एक बार ब्यागी और दूसरी, यानी 2 बार ब्याने के बीच का अंतराल क्या कहलाता है, काविंग इंटरवल, या फिर कहलाते हैं ब्यांत काल, जो 12 माह और 15 माह होता है भैंस के अंदर। यानी गाय एक बार ब्याह चुकी है तो फिर 1 साल बाद दूसरी बार ब्याएगी, यानी 2 बार ब्याने के बीच का अंतराल कहलाता है ब्यांत काल। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। अब आते थे शुष्क काल। आपको पता है आपकी गाय है, ब्याने वाली है, ब्याने से कुछ दिन पहले आप क्या करते हो, उसका दूध निकालना बंद कर देते हो, है ना। क्या करते हो, ब्याने से कुछ दिन पहले क्या करोगे, दूध निकालना बंद कर देते हो। कितने दिन पहले, 60 दिन पहले। और वही क्या कहलाता है, शुष्क काल, ड्राई पीरियड कहलाता है, जो कितने दिन का होता है, 60 दिन का होता है। ठीक है, एक बात और आपके सामने डिस्कस करते हैं अभी। गाय के ब्याने के 45 से 90 दिन बाद तो 12 किस्में आती है, हीट में आती है, यानी एस्ट्रस पीरियड आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
कि गाय एक बार ब्याह चुकी है तो दूसरी बार वो ब्याने से कितने टाइम बाद दोबारा से हीट में आएगी, तो लगभग कितने टाइम बाद हीट में आएगी, तो 45 से 90 दिन बाद आएगी। ठीक है, अब इसने आपने क्या किया, ये गाय भी थी आपके पास, वो किस में आ गई, हीट में आ गई है ना, या फिर किस में आ गई, मध्य में आ गई, या फिर उसे मध्य काल बोला जाता है ना। आपने क्या करवा दिया, मैथुन क्रिया करवा दी। क्या करवा दी, मैथुन क्रिया करवा दी, या फिर एआई करवा दिया। इस एआई के कितने दिन बाद आपको पता लगाना है कि गाय वास्तव में प्रेग्नेंट है कि नहीं, तो गाय का प्रेगनेंसी का या गर्भकाल का पता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा, गर्भकाल का पता, मैथुन क्रिया, मैथुन क्रिया के 45 से 90 दिन बाद। बहुत इंपॉर्टेंट बात है अभी। ठीक है, क्या करोगे आप, कोई भी गाय है, अब आपने क्या किया, उसके अंदर एआई करवा दी, कुछ भी करवा दिया, अब आपको पता लगाना है कि वो रियल में प्रेग्नेंट है कि नहीं है, वो कितने दिन बाद है ना। जैसे आपने सर्विस पीरियड करवा दिया उसका, उसके सर्विस पीरियड बोलते हैं ना, आपने क्या किया, उसका मैथुन क्रिया करवा दी, एआई करवा दी, मैटिंग करवा दी, कुछ भी करवा दिया, नेचुरल करवा दिया, आर्टिफिशियल करवा दिया, और आपको पता लगाना है कि वे रियल में प्रेग्नेंट है या नहीं है। और उस चीज का पता कब लगाते हैं कि जो भी आपने एआई करवाई है या उसके साथ नेचुरल मैटिंग करवाई है, उसके 45 से 90 दिन बाद, उसके 45 से 90 दिन बाद आपको पता लगाना है। और उसका के बाद कौन सी विधि, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विधि कौन सी, कैसे पता लगाओगे कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं, उस विधि का नाम है रेक्टम पाल्पेशन। कौन सी विधि है भाई, ये रेक्टम पाल्पेशन विधि से आप पता लगा सकते हो कि गाय प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, बहुत सारी बातें मैंने मोटी मोटी आपके सामने डिस्कस करी है, कंटिन्यू बने रहिए इस क्लास के साथ। अब देख लो, अब छोटी छोटी चीजें और डिस्कस करते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले एक एज आती है जिसे आप बोलते हैं पुबर्टी एज। सबसे पहले अपने एज पढ़ते हैं, परिपक्व आयु। देखो भी, आपने कोई भी चीज मिस नहीं करनी है ना, जिसे अपने हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं पुबर्टी एज। ठीक है, इंग्लिश के अंदर बोला जाता है पुबर्टी एज। होता क्या, जैसे फीमेल फर्स्ट टाइम सेक्सुअली एक्टिविटीज शो करती है ना, क्या होते हैं इसके जनन अंग, पहली बार जब जननांग क्रियाशील होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, पुबर्टी एज। देखो भी, उसके जननांग कुछ हरकतें करना स्टार्ट करते हैं ना, मादा के जननांग चाहे नर के जननांग, तो वो पहली बार कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो करते हैं, जिससे अपने को ये पता चला है कि इसमें सेक्सुअली एक्टिव, यानी फीमेल जब भी पहली बार सेक्सुअली एक्टिव होएगी उसे बोला जाता है पुबर्टी एज। और गाय में भी कौन सी, देसी गाय, देसी गाय में पुबर्टी एज कब आएगी, लगभग 24 से लेके 30 माह में। ठीक है, और विदेशी की अगर बात करोगे आप, यानी एक्जोटिक की बात करोगे, उसमें आती है 18 से 24 माह में। ठीक है, और सबसे छोटी एज में जर्सी देखना, लगभग 15 माह के अंदर पुबर्टी एज शो कर देती है। अब क्या होगा, जैसे पुबर्टी एज आएगी तो उसमें एक हार्मोन निकलेगा, है ना, एक हार्मोन रिलीज होगा, उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से गाय के अंदर आएगा मध्यकाल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्यकाल के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम बताओ, तो आपने बताना है एस्ट्रोजन हार्मोन एक फीमेल हार्मोन है जो मादा के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी या उसकी मैथुन क्रिया की इच्छा को प्रकट करता है या शो करता है। जैसे ही फीमेल के अंदर मध्यकाल आएगा तो वो दूसरे पशु पे चढ़ना स्टार्ट करेगी, बार बार बोलना स्टार्ट करेगी, उसके जननांगों से लिक्विड होएगा और उसके जननांग सूज जाएंगे, वो खाना पीना बंद कर देगी, रेस्टलेस फील करेगी। अगर ये एक्टिविटी शो कर रहा है, दैट्स मीन क्या हो रहा है कि वो पुबर्टी, वो क्या शो कर रही है, मध्यकाल। और जब मध्यकाल जिंदगी में पहली बार शो करेगी तो उसको पुबर्टी एज बोलेंगे। अगर वो बाद में शो करेगी तो उसको पुबर्टी एज नहीं बोला जाएगा, जिंदगी में एक ही बार, पहली बार। ठीक है, अब देखो, जैसे ये पुबर्टी एज शो करेगी या फिर मध्यकाल के लक्षण शो करेगी, इसके साथ क्या करवा जाएगी, मैटिंग। आपसे पूछा जाएगा कि यार मतलब मध्यकाल क्या है, मध्यकाल का मतलब होता है
मध्यकाल का मतलब होता है कि जब फीमेल के, जब क्या होता है कि फीमेल के अंदर क्या होता है, एक हार्मोन जिसे बोला जाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन के रिलीज होने से मादा की नर के साथ संभोग करने की जो इच्छा होती है उसे क्या बोला जाता है, मध्यकाल। ठीक है, और उस समय अपने क्या करवाते थे, मैटिंग, या जिसे बोला जाता है समागम क्रिया। क्या बोलेंगे उसको, समागम क्रिया बोलेंगे, या उसको बोलेंगे मैथुन क्रिया, या उसको बोला जाता है मैथुन क्रिया, संभोग क्रिया ना, चाहे कुछ भी हो ना। और जैसे आपने मैटिंग करवा दी तो ये दो तरीके होंगे, या तो सक्सेस हो जाएगी मैटिंग, या फिर मैटिंग क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। सुनो क्या होता है, फीमेल हेट में आई और फीमेल की तरफ से क्या आता है, ओवा आता है, जिसे अंडा से अंड बोला जाता है, और इधर मेल की तरफ से क्या आएगा, शुक्राणु। मेल की तरफ से क्या आएगा, शुक्राणु आएगा। अब दोनों का जहां पे फ्यूजन होएगा उसे बोला जाता है निषेचन, है ना, उसे क्या बोला जाता है, निषेचन, या फिर फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोलेंगे उसको, निषेचन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, जहां पे क्या होएगा, स्पर्म और ओवा का क्या होगा, फ्यूजन्स होगा, उसे क्या बोलेंगे अपन, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से पूरा का पूरा भ्रूण बनेगा, और उस भ्रूण से लास्ट में क्या बच्चा पैदा होगा। ठीक है, ये प्रोसेस होता है जब मैटिंग क्या होती है, सक्सेस हो जाती है, या आपके एआई जो है वो सक्सेस हो जाती है, उस कंडीशन में ये कंडीशंस, उस केस के अंदर ये कंडीशंस आती है ना। तो इसमें तो बच्चा पैदा करके मिल्किंग करेगी, कोई दिक्कत नहीं। कई बार क्या होता है कि ये जो अपने पास शुक्राणु है, ठीक है, ये जो शुक्राणु है ये कभी अंडाणु से यानी मादा के पार्ट से मिल ही नहीं पाता, आप समय इनका फ्यूजन ही नहीं हो पाता। जब मिलते नहीं है तो आप शुक्राणु भी मर जाता है और अंडाणु भी मर जाता है, तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो वो क्या करती है, कुछ दिन बाद यानी लगभग 21 दिन बाद, जब क्या होता है केस फेलियर हो जाएगा, स्पर्म और अंडाणु आपस में मिल नहीं पाएंगे, उस समय क्या होगा, 21 दिन के बाद मादा फिर से ये लक्षण शो करेगी, जो लक्षण काय के थे, मध्यकाल के थे, यानी बार बार बोलना, दूसरे पशु पे चढ़ना, रेस्टलेस फील करना, है ना। और ये सारे के सारे करैक्टर मध्यकाल के दोबारा से शो करेगी। पहली बार करैक्टर शो करे, मैटिंग करवा दी, फेल होगी, दोबारा से मध्यकाल के लक्षण शो किए, दो मध्यकाल के बीच का समय हो गया ना। क्या कहलाता है, मध्य चक्कर। दो मध्यकाल के बीच का समय मध्य चक्कर कहलाता है, जो गाय व भैंस के अंदर 21 दिन का होता है, भेड़ व बकरी के अंदर 17 से 18 दिन का होता है, सॉरी भेड़ के अंदर 17 से 18 दिन का होता है, और बकरी के अंदर 19 से 21 दिन का होता है। ठीक है, ये बातें आप डिस्कस कर लेना। सबसे पहले जैसे मध्यकाल के लक्षण शो करेगी, फीमेल हीट में आएगी, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आएगी, उसके अंदर मैटिंग करवानी होगी, मैटिंग सक्सेस तो वो प्रेग्नेंट, मैटिंग फेल तो मध्यकाल के लक्षण दोबारा से, एक मध्यकाल के लक्षण दिखाए प्रेगनेंस, उसको क्या गया, मैटिंग करवाएगी, मैथुन क्रिया करवाएगी, परंतु वो हो नहीं पाई सक्सेस, दोबारा से उसके लक्षण दिखे, दो मध्यकाल के बीच का समय हो गया, और ये क्या कहलाता है, मध्य चक्कर, जो कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है। हर एनिमल के अंदर डिफरेंस होता है। ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, टेबल के अंदर मैं नोट करवा दूंगा। कंटिन्यूस वीडियो से आप जुड़े रहिए ना। तो आगे अपने डिस्कस से कुछ और बेसिक चीजें। हाँ जी, अब देखो, सबसे पहले मैंने काफ़ी चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली है कि क्या होता है पुबर्टी एज। जैसे ही आप काऊ की बात करें, जैसे ही आप क्या करो, काऊ की बात करें, तो उसके अंदर मैंने एक बात बोली थी कि पुबर्टी एज आती है ना। क्या बोला था, पुबर्टी एज आती है ना। हिंदी वाले भी ध्यान देना, जिसे अपने परिपक्व आयु बोला जाता है ना। तो ये परिपक्व आयु लगभग कितने टाइम में आती है, 24 से 30, यानी 24 से 30 माह के अंदर पहली बार क्या करता है, पुबर्टी एज शो करता है ना। 24 से 30 माह के अंदर क्या करता है, फर्स्ट टाइम क्या करता है, पुबर्टी एज शो करती है फीमेल। उसमें क्या करेंगे, मध्यकाल के लक्षण दिखाएंगे ना। किसके लक्षण दिखाएंगे, मध्यकाल के। तो मध्यकाल के जैसे लक्षण दिखाएंगे, जैसे मध्यकाल आपके सामने शो हो रहा है या हीट पीरियड शो हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे हीट पीरियड शो हो रहा है तो आपको क्या करना है कि उसके अंदर क्या करवा देनी है, मैटिंग करवा देनी। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट चालू होता है कि आपने क्या करानी है, मैथुन क्रिया। क्या करानी है, मैथुन क्रिया। भाई इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही काम की चीज है। तो गाय के अंदर मैथुन क्रिया कराना क्या कहलाता है, सर्विंग, यानी सबसे पहली बात।
ठीक है, गाय के अंदर मैथुन क्रिया कराना क्या कहलाता है? सर्विंग। मैं यहाँ जो आंसर क्वेश्चन से लिखूंगा उनके आंसर आपको बिल्कुल सामने मिलेंगे ना। हीट पीरियड में आई तो वो अपने को क्या करना है, इसके अंदर सर्विंग करवानी है, यानी मैथुन क्रिया करवानी। अगर मैथुन क्रिया सक्सेस हो जाती है तो कौन सा काल आएगा? अभी गर्भकाल आएगा, जिसे अपने गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है? गैस्टेशन पीरियड बोला जाता है। गाय के अंदर गैस्टेशन पीरियड कितना होता है? 280 से लेके 282 दिन। आपको लग रहा है कि यार इतनी छोटी सी बात थोड़ी पूछेंगे। आपने एफएसओ का पेपर देखना, फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 को 25 नवंबर 2019 को पेपर हुआ था, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गाय के अंदर मध्यकाल कितने दिन का, सॉरी गर्भकाल कितने दिन का होता है। देखो अब ये भी बात होगी अपनी। अब क्या होगा, जैसे गर्भकाल चल रहा है, बच्चा धीरे धीरे पल रहा है, एक टाइम आ गया कि बच्चा बड़ा हो गया और अब उसको क्या लेना है? जन्म लेना है ना। अब उसको पेट से बाहर आना है तो बोलेंगे इसको ब्याने की क्रिया। अब गाय ने क्या करना? ब्याना है, तो इसे बोलेंगे ब्याने की क्रिया। ठीक है, तो गाय के ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है अभी? तो वो कहलाएगी काविंग। ठीक है, ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है? कि काविंग, है ना। और जैसे वो ब्याह गई, ब्याने के बाद क्या करेगी? नवजात बच्चे को जन्म देगी। तो गाय का नवजात बच्चा क्या कहलाता है? काफ कहलाता है। नवजात बच्चा क्या कहलाएगा? काफ कहलाएगा। यहां तक बात क्लियर है ना। अब देखो, अभी ये जो काफ होता है ना, ये दो प्रकार का होगा, या तो ये नर होगा या फिर ये क्या होती है? मादा होती है। या तो क्या होता है, ये भी नर होता है या मादा होती है। अब बातें सुन लेना बड़े ध्यान से, पिछली बार क्वेश्चन यहां से आया है, अगर आपने इस चीज को इग्नोर किया तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है ना। सुनो, हर बात आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सुपरवाइजर का एग्जाम है, चीजें लिमिटेड कराई जाती है। जब आप किसी कोचिंग सेंटर से जुड़े तो वहां पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे की फालतू की वो जो आप बोले थ्योरेटिकल चीजें नहीं बताई जाती। मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि आप बस इन चीजों से जुड़े रहे, अगर ये चीजें कर ली तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हाँ जी। नर, देखो जब तक नर क्या था? युवा था, या उसी को बोलते हैं वयस्क हिंदी के अंदर तो। ठीक है, यानी गाय का नर जो वयस्क है उसे क्या बोला जाता है? बुल काफ। सुनते जाना, ये कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है। कौन सा पूछा है? जब ये टॉपिक करवा दूंगा एक बार आप खोल के देख लेना पेपर, आपको पता चलेगा कि मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं। उसके बाद अगली बात सुनो, है ना। युवा नर क्या? अब क्या होगा? नर धीरे धीरे प्रौढ़ हो गया, या फिर क्या हो गया? परिपक्व हो गया, या इसी को बोलते हैं अडल्ट मेल ऑफ अ काउ, जिसे बोला जाता है बुल, यानी बोलते हैं सांड, या बुल, या फिर इसको क्या बोला जाता है? सांड बोला जाता है। और ये किसके लिए काम लेते हैं? इसको मैथुन क्रिया के काम लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय का परिपक्व नर जिसको मैथुन क्रिया में काम में लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? बुल। पहली बार कब काम में लेते हैं इस बुल को? पहली बार मैथुन क्रिया कब कहलाते हैं? पहली बार जब इसकी उम्र होती है 2 से लेके 3.5 वर्ष की उम्र में इसको पहली बार मैथुन क्रिया करवाई जाती है फीमेल से, किसके? बुल को, जो परिपक्व हो चुके। अब क्या करते हैं इसके अंदर? एक तो होती है बंदियाकरण और एक होती है नसबंदी। एक बार ये नाम सुन लो, उसके बाद मैं आगे बता दूंगा कि होता क्या है, दोनों में अंतर क्या है। बंदियाकरण और इसका मतलब है नसबंदी। गाय का वो नर जिसकी बंदियाकरण किया जाता है उसे बोला जाता है बेल। और आपने बहुत बार गांवों में, शहरों में देखा होगा जिसका नाम होता है बुलक, यानी बेल, जो काम करता है खेती का। किसका काम करता है? खेती का, है ना। बोझा ढोने का, गाड़ी खींचने का। अब होती है नसबंदी। नसबंदी जिसकी करते उसे बोला जाता है टीजर बुल। क्या बोलते हैं इसको? टीजर बुल। इसका काम होता है जो भी फीमेल हीट के अंदर है उसका मध्यकाल का पता लगाना। इसका काम क्या होता है? मध्यकाल का पता लगाना। ठीक है, तो ये आप चीजें नोट जरूर करते रहना, क्योंकि थोड़ा राइटिंग इश्यू है। मध्यकाल का पता लगाना, ये काम किसका होता है? टीजर बुल का होता है। अब नसबंदी और इसमें क्या अंतर है, ये चीजें आपको बाद में बता दूंगा, है ना। अगली नेक्स्ट स्लाइड में ये चीजें हम डिस्कस करें। अब बात आती है मादा की। मादा जब तक तो है युवा, या फिर उसे बोला जाता है वयस्क। क्वेश्चन पता क्या पूछा गया? गाय की वयस्क मादा जो एक बार
भी नहीं ब्याई है। गाय की वो मादा जिसने एक भी बार बच्चे को जन्म नहीं दिया है, यंग मादा है, तो उसे बोला जाता है हीफर। और ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पिछली बार पूछा हुआ। वो फीमेल, अडल्ट फीमेल ऑफ द काउ येट नॉट काविंग, यानी उसने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया है, ऐसी फीमेल क्या कहलाएगी? तो उसे बोला जाता है हीफर। ठीक है। इसके बाद अगर अपने बात करें, इसके बाद की अगर बात करें, फीमेल धीरे धीरे क्या हो जाती है? प्रौढ़ हो जाती है, अडल्ट हो जाती है, तो उसे बोला जाता है गाय। ठीक है। और ये गाय जब धीरे धीरे बड़ी होती है तो इसके अंदर भी सर्विंग करवाते हैं लगभग 36 से 40 माह की एज पर। ठीक है। तो ये फिर से वही प्रोसेस चलता रहता है। ये छोटी मोटी बातें सी, आपको इन बातों को बहुत ही अच्छे से अपने जहन के अंदर रखना है, याद कंप्लीटली आपको रखना है ना। तो देखो भाई, छोटी सी बात मैं आपके सामने और डिस्कस कर दूं। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो होता है बंदियाकरण, ठीक है, और एक होती है नसबंदी। इन दोनों में अंतर क्या है? आपने कभी भी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मेल देखा होगा, आपने कभी भी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मेल देखा होगा, तो उसमें देखो सबसे पहले ये इसके क्या होते हैं? टेस्टिस, जिसे अपने क्या बोलते हैं? वृषण। और वृषण क्या करते हैं? एक हार्मोन का स्त्रावण करते हैं, एक हार्मोन स्त्रावित करते हैं जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, जिससे मेल क्या करता है? मेल का सेक्स हार्मोन होता है। और इससे बहुत सारी ब्लड वेसल से जुड़ी होती है। यहीं पे एक जुड़ी होती है जिसे अपने बोलते हैं वॉस डिफेंस, यानी जिसे बोलते हैं शुक्राणु वाहिनी। ठीक है। अब देखो क्या होता है। बंदियाकरण का मतलब है नर को सेक्सुअली इनएक्टिव कर देता है, नर के जननांग को नष्ट कर देना, जिससे वह मैथुन क्रिया ना कर सके, उसे कहा जाता है बंदियाकरण। ठीक है। तो बंदियाकरण करते कैसे हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है? इंटेस्टिस को बाहर निकाल देते, चीरा लगा देते, वो बहुत बड़ी समस्या से। बाद में एक औजार है ब्रेडिजो कास्टेटर, क्या नाम था उसका? ब्रेडिजो ठीक है, ब्रेडिजो कास्टेटर। अब ये कैसा हार्मोन था? जैसे प्लास देखी हो ना, प्लास, सॉरी ऐसा उपकरण, जैसे प्लास जैसा उपकरण था ना, उससे क्या करते हैं? ये जो नाड़ियां जुड़ी होती है ना, ये वाली, ये ब्लड वेसल्स जो यहाँ पे जुड़ी होती है, रक्त वाहिनियां जो थी है ना, ये क्या थी? रक्त वाहिनियां। अब ये रक्त जो वाहिनियां थी, ये क्या करती थी? ब्लड सप्लाई करती है। अपना हाथ है तो इसमें जो बहुत सारी रक्त वाहिनियां वो करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है। कॉन्सेप्ट देखना। अब क्या किया गया इसमें? क्या इस टेस्ट से, यानी वृषण से 5 सेंटीमीटर लगभग, यहाँ पे कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर ऊपर, और जहां यहाँ पे क्या लगातार उससे क्या 2 से 3 बार उससे दबाया जाता था, जो प्लास जैसा क्या होता है कि बड़ी जो कास्टर होता है ना। अब फिर से इस पहले वाल जहां पे दबाया उससे लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे दोबारा से क्या करते हैं? उसको फिर से ऐसे प्रेस करते हैं। उसको फिर से क्या किया गया था? प्रेस किया गया था लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे, है ना। फिर से प्रेस, जिस वजह से क्या होता है कि ये जो ब्लैक जो जितनी भी ये नाड़ियां होती है, रक्तवाहिनियां यहाँ से जो आ रही होती है ना, वो क्या होती है? ब्लॉक हो जाती है। क्या होगी? ब्लॉक। जैसे अपना हाथ यहाँ से टाइट मान ले तो आगे ब्लड नहीं आएगा, क्या अपना हाथ काम कर पाएगा? तो वही कंसेप्ट यहाँ पे, वही प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है कि यहाँ से दबाने के बाद क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स थी यहाँ पे, वो क्या कर रही? नीचे आना ही बंद कर दी। उन्होंने क्या कर दिया? नीचे आना ही क्या कर दिया? सॉरी, ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्योंकि दबाने से ब्लॉक होगी, जिसकी वजह यहाँ पे जो ब्लड आ रहा था, यहाँ पे जो ब्लड आ रहा था वो क्या नीचे की तरफ नीचे सप्लाई हो रहा था। जब ब्लड किसको नहीं मिल रहा था? वृषण को नहीं मिल रहा था। इसलिए वजह से ये इनकी क्या आ जाती है? डेथ हो जाती है या इनएक्टिव हो जाते हैं, सूकर नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं रिलीज कर पाते। जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं रिलीज कर पाएंगे तो फिर मेल क्या करता? मैटिंग की इच्छा नहीं होती, वो मैटिंग कर ही नहीं पाता, और मैटिंग ही नहीं कर देना या मैटिंग के एक्ट या फिर मैथुन क्रिया की जो उसके अंदर एक्टिविटीज होती है उसको डैमेज कर देता है ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कास्ट्रेशन कहलाता है। तो इस तरह से कास्ट्रेशन किया जाता है ना। और अपने पढ़ते क्या होता है? वैस्केटोमाइजेशन, या फिर जिसे बोलते हैं नसबंदी, है ना, इसमें इसे बोलते हैं वृषण। और मैंने बोला था ऐसे क्या जुड़ी थी? शुक्राणु
वाहिनी। जो भी शुक्राणु यहाँ पे बनेंगे उनको बाहर ले जाना या मादा पार्ट में तक ले जाने का काम कौन करता है? शुक्राणु वाहिनी। अब क्या देखो क्या होता है कि यहाँ पे इस मेथड में क्या करते, जो ब्लड वेसल्स होती है ना उनको कुछ नहीं करते, ओनली क्या कर सकते हैं, शुक्राणु वाहिनी को कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कट देते हैं, काट दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पे बनने वाले शुक्राणु बाहर नहीं जा पाते। यहाँ पे बनने वाले शुक्राणु क्या बाहर नहीं पा जाते, तो बाहर नहीं जब पाते, जब शुक्राणु बाहर नहीं जाएंगे तो फीमेल को कैसे प्रेग्नेंट करेंगे? तो ये टेस्टिस काम करते रहते हैं क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। जब ये करते रहते हैं तो ये मेल क्या होता है, मैथुन क्रिया तो कर सकता है पर फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। उसे बोलते हैं नसबंदी किया और बुल, उसका नाम है टीजर बुल। अब ये क्या करता है, दूसरी फीमेल के साथ मैटिंग करके पता लगाता है कि वो हीट में है ना, तो वो बुल जिसकी नसबंदी कर दी जाती है उसे क्या बोला जाता है? टीजर बुल। और नसबंदी करना क्या होता है? उसकी ब्लड क्या करना, उसकी शुक्राणु वाहिनी को काट देना, परंतु ब्लड वेसल से चलती रहती है। ब्लड वेसल चलती है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। ब्लड वेसल से क्या करेगी, वृषण को ब्लड देगी, जिसकी वजह से वे एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहे तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेंगे, जिस वजह से क्या होएगा, हार्मोन रिलीज होने से वो क्या कर सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकता है। परंतु उस समय उसकी क्या कर दी गई है, शुक्राणु वाहिनी काट दी गई है, तो वो स्पर्म बनेंगे पर स्पर्म फीमेल के पार्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, इसे बोला जाता है अपने वैस्केटोमाइजेशन या नसबंदी। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें थी, बेसिक बातें मैंने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट अपने मिलेंगे किसके साथ? ब्रीड ऑफ काउ, गाय की कुल नस्लें कितनी है, रेजिस्टेंट कितनी है, इंडियन कितनी है, एक्जोटिक कितनी है और क्रॉस ब्रीड कितनी है। ठीक है, धन्यवाद। जय भारत,